वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इन्होंने सलाम दे दिए सबको मिल। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अल्लाह की हिफाजत में हैं, सब में बचे हुए हैं। जल्दी से बैठ लोगों को बोल सब महफूज हैं, सब ठीक ठाक हैं। वेल बेटा बाकी लोगों को जल्दी से बोलिए ऑनलाइन हो जाए। वालेकुम अस्सलाम। सबसे साथ दिया वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा जल्दी से बोलिए बाकी लोगों को ऑनलाइन हो जाए सो दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीमा। इसमें हमें डिस्कस करना है टीमा होता कैसे है, बनता कैसे है, क्या पैथोलॉजी है, क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन से टाइप्स के एडिमास हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम यू ऑल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आवाज़ आ रही है? अच्छा है, ओके। आवाज़ अच्छी हो जाएगी, आवाज़ आ जाएगी। ओके बेटा आवाज़ ज़्यादा हो सकती है। वेल ओके बेटा पीछे वाली आवाज़ में पता नहीं चला। ओके तो बेटा एडिमा क्या होता है? मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि किसी जगह पे स्वेलिंग हो गई है, उस स्वेलिंग को जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है एडिमा कहते हैं, ठीक है। ओके तो आपके अकॉर्डिंग एडिमा क्या हो सकता है? एडिमा कैसे बनता है ये बता दें। वालेकुम अस्सलाम हमारा बेटा वेलकम। एडिमा कैसे होता है बेटा? और राउंड अबाउट कितना फ्लूइड अकम्युलेट हो जाए तो उस कंडीशन में कह देते हैं कि ये एडिमा हो गया है। 14 बच्चे हैं अभी मेरे पास, मैं क्या करूँ आपको मुझे बताएं। Exactly, better you're right. कैप्री प्रोबेबिलिटी क्या इंक्रीज हो तो फ्लूइड पे स्टार्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। ओके वन थिंग इज वेरी गुड यहाँ पर कि फ्लूइड अकोमोडेट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। Accumulation of extracellular fluid, okay, accumulation of excess fluid in interstitial space is called edema। ठीक है, ठीक है क्या काफ़ी डेफिनेशंस ठीक है, लेकिन राउंड अबाउट कितना फ्लूइड अकोमोडेट होना चाहिए या होता है तो उस कंडीशन में एडिमा कह देते हैं। ये भी तो हो सकता है देयर विल बी टिश्यू स्वेलिंग, तो क्या टिश्यू स्वेलिंग हम एडिमा कह सकते हैं? यू से कि टिश्यू स्वेलिंग अगर किसी जगह पे होती है तो क्या हम उस टिश्यू स्वेलिंग को एडिमा कह सकते हैं? ओके बेटा मैं ये कह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ कि अगर टिश्यू स्वेलिंग किसी जगह पे होती है तो क्या हम उस कंडीशन को एडिमा कह सकते हैं? ओके ओके मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, आवाज़ कम हो रही है। ओके वेल अब आवाज़ ठीक है। Automatically there will be a signal problem, that's why
जैसे आवाज सही नहीं आ रही थी। ओके, टिश्यू स्वेलिंग को बेटा एडिमा हम कह सकते हैं मोस्टली इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है और ड्यू टू टिश्यू स्वेलिंग ही हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कोई ऑनकोटिक प्रेशर होता है, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। व्हाट इज ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर? बेटा एडिमा के बारे में हमने पढ़ना है, एडिमा के बारे में पढ़ना है क्या? और हमने ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। तो क्या था कि ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्या डिफरेंस था दोनों के अंदर? हमने फ्लूइड हेमोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है और ऑनकोटिक प्रेशर क्या करता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वेलकम अगेन। So pressure exerted by plasma protein is known as oncotic pressure होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? ये मेंटेन कैसे होता है बेटा? ड्यू टू फ्लूइड और oncotic प्रोटीन। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है और नो डाउट। क्या चलें, इतना आप लोगों को पता है, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड, ओके एग्जैक्टली, फ्लूइड को पुश करता है और साइड ब्लड वेसल लेके जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर लेके जाता है। एंड जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो क्या करता है, वापस फ्लूइड को ब्लड वेसल का हिस्सा बनाता है। ठीक है, introduction, it may be defined as abnormal or excessive accumulation of free fluid in the interstitial space and for serious cavities. और the question is that कि आपको पता है कि जो लैम्प है वो कैसे बनता है? लैम्प कैसे बनता है? जब हमने इसको एक डिटेल डिस्कशन के साथ किया था कि लैम्प कैसे बनता है, लैम्प कैसे फॉर्म। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। हमने ये कहा था कि जब 21 से 24 लीटर पर डे फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, जिसमें जो 3 to 4 लीटर होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है और बाकी जो फ्लूइड है वो वापस ब्लड का हिस्सा बन जाता है। और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है वहाँ पे ब्लड एंटीट्यूब पड़ी होती हैं, इनको हमने लेफ्ट कैप्रीज का नाम दिया था। और वो लेफ्ट कैप्रीज ट्रेन करके थोरेसिक डक्ट के अंदर डाल के लेकिन सुपीरियर वेना केवा का हिस्सा बना देती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह लेफ्ट आ जाता है। अब ये 3 to 4 लीटर है फ्लूइड, फिर ये भी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकम्युलेट हो रहा है तो भी एडिमा का असर होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, आप डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम एक हाउ टू नो कर लेते हैं कि एडिमा होता क्या है, बंदा कैसे है। ठीक है, पहली कंडीशन जो आप लोगों ने बताया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, फ्लूइड को आउटसाइड द ब्लड वेसल निकालता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भेजता है ताकि जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर सेल पड़े हैं, टिश्यू पड़े हैं, वो बात हो जाए, उन तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएं। लेकिन फ्लूइड को वापस लाने के लिए वेनस एंड ऑनकोटिक प्रेशर होता है, वो अगेन उसको ट्रेन करके ब्लड वेसल का हिस्सा बना देता है। अगर किसी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ये हम कंडीशंस पढ़ते हैं। विद एग्जांपल कौन सी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करवाती हैं? तो किसी वजह से अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल कितना होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है एट आर्टीरियल एंड और वेनस एंड के ऊपर 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है। और जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 25 to 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट? ओके, पहली कंडीशन शो बेटा कहाँ? ओके, पहली कंडीशन
कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रहेगा, वापस स्ट्रेन नहीं होगा अगर वो कम नहीं होगा। वेनस एंड के ऊपर अगर 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नहीं रहेगा तो फ्लूइड ब्लड वेसल का एक्शन बनेगा। इसकी कंडीशन ये है कि अगर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो चुकी है, प्लाज्मा प्रोटीन कम होने के लिए सर्टेन प्रॉब्लम हो सकती हैं। एल्ब्यूमिन वगैरह लीवर से सिंथेसाइज हो रही होती है। अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोटीन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हो सकता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया जिसमें एल्ब्यूमिन होता है, हाइपोएल्ब्यूमिन होता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रही होती है, दैट इज नोन एज प्रोटीनूरिया, फिर प्रोटीन लॉस हो रही है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है कि पेशेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन की वजह से तो भी जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। दो कंडीशन अभी हमने डिस्कस की थी हैं, वन इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का ज़्यादा होना, दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर का कम होना, तीसरी कंडीशन बेटा कि वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ गई है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ी है तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लश करके जाएगा। तीन कंडीशन। चौथी कंडीशन बेटा कि जो लेंफ बन रहा था 3 to 4 लीटर पर डे लेंफ का हिस्सा बनता था, वो लेंफ का हिस्सा तो बन रहा है लेकिन लेम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, लेम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से वो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाएगा। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी जगह पे तो इन्फ्लेमेटरी एडिमा भी हो सकता है। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम वन बाय डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट अदर टर्मिनोलॉजीज लाइक अगर ascites है फ्री फ्लूइड इन द बॉडी कैविटीज, अगर डिफरेंट बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होता है तो उनको अकॉर्डिंगली नेम दिया जा रहा होता है। लाइक अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट है तो उसको ascites का नाम दिया जाता है। अगर प्लूरल कैविटी के अंदर अकमुलेट है तो दैट इज नोन एज हाइड्रोथोरिक्स और प्लूरल इफियन। अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर या पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड अकमुलेट है तो दैट इज नोन एज हाइड्रोपेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल इफियन। और फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द सेल, फ्री फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होती है, स्पेस बिटवीन द सेल इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी ये जो कैविटीज होती हैं लाइक अगर हम ascites की बात करें तो विसरल पेरिटोनियम और पाइटल पेरिटोनियम की तरह, अगर हम हार्ट की बात करें तो वहाँ पे विसरल पेरिकार्डियम और पाइटल पेरिकार्डियम होती है। तो इन कैविटीज के दरमियान अगर किसी वजह से अब नॉर्मली फ्लूइड अकमुलेट हो गया है तो दैट कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डियल इफियन। इस तरह कार्डाइटिस के अंदर हो रहा होता है या अदर नेम इज हाइड्रोपेरिकार्डियम। सेम कंडीशन विद द प्लूरल कैविटी, अगर लंग्स की जो कैविटी है प्लूरल कैविटी उसको कहा जाता है, अगर उसके अंदर अब नॉर्मली फ्लूइड अकमुलेट हो गया तो अगेन दैट कंडीशन इज नोन एज प्लूरल इफियन और हाइड्रोथोरिक्स। राइट, ओके। व्हाट इज एडीमा? ओडीमा भी बेटा लिखा होता है, एडीमा भी लिखा होता है, दोनों टर्म्स ठीक हैं। जैसे पाल्पेबल स्वेलिंग प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। अब ये फ्लूइड वॉल्यूम कितना अकमुलेट होता है, अगर 2 मीटर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट हो जाता है तो उन कंडीशन को हम एडीमा कह रहे होती हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग caused by collection of fluid in the small spaces that surround the body tissue and organ। अगर हम कैविटी की बात करते हैं तो जिस तरह हमने पेरिकार्डियल इफियन की बात की है या पेरिकार्डियम की बात की है, तो जो हार्ट को लेयर जिसने सराउंड किया हुआ है अगर वहाँ पे अब नॉर्मली सैक के अंदर एक कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो गया तो उसको हम कहते हैं कि रिलेटेड टू ऑर्गन दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल इफियन या हाइड्रोपेरिकार्डियम। ओके, becomes evident when the interstitial fluid increase by 2.5 से लेके 3 लीटर, 2.5 से लेके अगर 3 लीटर्स तक फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि दैट इज ओडीमा। These are types of edema.
according to पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स लाइक ट्रांसोडेट है, ये एक्सोडेट है। ये हमने ट्रांसोडेट और एक्सोडेट को आई थिंक डिटेल इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेशन है, ये ट्रांसोडेशन है, राइट। दूसरा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड है। एंड थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स, पिटिंग एडीमा है या नॉन पिटिंग एडीमा है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन हैं, लेकिन अगर आपकी जो बुक है इनाम दानिश उसमें सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन दी हुई है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लोकेशन के लोकलाइज्ड एडीमा है, ये जनरलाइज्ड एडीमा है, ठीक है। और बाकी की जो क्लासिफिकेशन हैं ये रॉबिन्सन और फोर्थ के अंदर मेंशन है। अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो दैट इज लो प्रोटीन कंटेंट, दैट इज ट्रांसलोकेट। अगर हाई प्रोटीन कंटेंट है, दैट इज एक्सोडेशन। और अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स there will be a pitting and non-pitting edema. Pitting means you will press that area, so there will be a pit formation. और अगर आप फ्यू सेकंड्स के लिए उस एरिया को प्रेस करके रखेंगे जहाँ पे एडिमा है, अगर पिट नहीं बनता तो दैट इज नॉन पिटिंग एडिमा। ओके, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। लोकलाइज्ड क्या है, जनरलाइज्ड क्या है, पिटिंग और नॉन पिटिंग क्या है। लोकलाइज्ड इसके अंदर वीनस एडिमा हो सकता है, कोई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है लोकलाइज्ड। पिटिक एडिमा हो सकता है, लाइक अगर लैंप किसी जगह पे कमुलेट हो गया, ये लैंप ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक लोकलाइज लिम्फेटिक वेसल ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई है, तो उसमें लिम्फेटिक एडिमा है। इस तरह एलर्जी या एंजियोएडिमा है या कोई इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन किसी एक जगह पे होती है, एलर्जी अनटिल अनलेस कि पूरी बॉडी के अंदर ना हो। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर अगर आप लोकलाइज्ड रब करती हैं, हिस्टामिन रिलीज होती है, बेसोफिल एक्टिवेट होती हैं, तो वहाँ पे भी एडिमा बनने के चांसेस होती हैं। दूसरा होता है जनरलाइज्ड एडिमा, दैट इज कार्डियक एडिमा, हेपेटिक एडिमा, रीनल एडिमा या एंडोक्राइन एडिमा। ये ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से। लाइक जब कार्डियक आउटपुट कम होती है तो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है। ये नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो क्या है। पहले आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो क्या करता है, सोडियम और वाटर को रिटेन कर रहा होता है। इसी तरह अगर हेपेटिक एडिमा है या रीनल एडिमा है, प्रोटीन की बात की हुई है कि प्रोटीन लॉस हो जाएगी। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, लाइक एंडोक्राइन आपके जो एल्डोस्टेरोन है, एंडोक्राइनिक इन नेचर है, रीनल है, दैट इज एंडोक्राइनिक इन नेचर। तो हैपन एंडोस्टेरिज्म हो गई है, ये एक्सेसिव अमाउंट में रीनल रिलीज हो रहा है, so that will also cause a generalized edema. Okay. Instead of that, pitting and non-pitting, pitting due to cardiac and renal causes, liver disease, calcium channel blockage, early stage of filariasis. What is filariasis? Beta filariasis एक पैरासाइट होता है that is known as Escherichia pancreatic। अब ये क्या करता है, ये ग्रोन एरिया के अंदर लाइव होता है, लेकिन जब ये डेड हो जाता है ना, तो ये अपने टॉक्सिन रिलीज करता है। कि जो आपके लेग्स हैं या पेरिफेरीज है ना, उनके अंदर लैंफ की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही लैंफ की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आपकी जो पेरिफेरीज हैं या आपकी जो लेग हैं, दैट विल लुक लाइक एलिफेंट्स। दैट कंडीशन इज नोन एज एलिफेंटेसिस। ये अर्ली स्टेज ऑफ फिलियरियासिस ये हो सकती है पिटिंग एडिमा के अंदर। अगर इस नॉन पिटिंग एडिमा जिसके अंदर एक्सोडेमा आ सकता है, एलिफेंटेसिस आ सकती है, ये एंजियोन्यूरोटिक नॉन पिटिंग एडिमा हो सकता है। ओके, आवाज़ बेटा बेहतर है, ठीक है। फिलियरियासिस की समझ आ गई है बेटा, और एलिफेंटेसिस की समझ आ गई है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे यूज हुई हुई हैं। वन इज फिलियरियासिस एंड वन इज एलिफेंटेसिस।
वेल इसके अलावा आर्गन हमने डिस्कस किया था, लाइक ब्रेन है, सेरिब्रल एडीमा है ब्रेन के अंदर का फ्लूइड इंस्टेड ऑफ दैट ओके सिग्नल इशू माइट बी ठीक है। अगर लंग्स हैं तो उसमें इंट्राएल्युलर भी हो सकता है, ये पल्मोनरी एडीमा उसका नाम लिया गया। दूसरा इंटरप्लूरल है, प्लूरल के अंदर अगर कम्युलेट हुआ है दैट इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट हो गया है आर्गन स्पेसिफिक तो उसको असाइटिस कहा जाता है। और अगर मैसिव एंड जनरलाइज्ड एडीमा इज नोन एज एनएसआर का, अगर जनरलाइज्ड एडीमा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनएसआर का। आर्गन स्पेसिफिक वन इज ब्रेन, अदर वन इज लंग्स, थर्ड वन इज पेरिटोनियम। इसी तरह पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है अगर हम हार्ट की बात करें तो दैट इज आर्गन स्पेसिफिक। और जो एनएसआर कहते हैं that is known as generalized edema. Okay. These are certain causes of edema. इस स्लाइड्स को एक मिनट आप रीड करें, इसमें क्या आपको समझ आती है, उसके बाद हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आपने ये पढ़ ली स्लाइड्स। एडिमा कॉजेज मोस्टली क्या क्या हो सकते हैं। पहली कॉज है कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके ठीक है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज करवाती हैं। फॉर एग्जांपल वेनस रिटर्न इम्पेयर्ड किसी ब्लॉकेज की वजह से। दूसरा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, एसाइटिस लाइक लीवर सिरोसिस की वजह से हो रही है। A venous obstruction or decompression that is due to might be thrombosis, might be external pressure, might be lower extremities inactivity with prolonged dependency like कोई patient है bedridden हो गया है या कोई फ्रैक्चर्स हो गया जिस वजह से पेशेंट्स की जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वो मूव ही नहीं कर सकती, तो दैट विल आल्सो लीड टू impaired venous return। अब ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये अदर काज वेरिकोज वेन्स को लीड कर रही होती हैं, जिसमें जो वेन्स होती हैं वो जिगजैग होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही जिगजैग होती हैं तो उसको कहा जाता है वेरिकोज वेन है। तो अगेन जो वेरिकोज वेन होती हैं वो भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन नहीं कर सकती। इसके अलावा अदर कंडीशंस आर आर्टिकुलर डायलिटेशंस। अब आर्टिकुलर डायलिटेशंस के अंदर हीट हो सकती है या न्यूरो हार्मोनल डिसरेगुलेशन हो सकती है। अगर सर्टेन हार्मोन रिलीज हो रहे हैं
जिन्होंने डायमीटर को कंट्रोल करना होता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करना होता है। अगर किसी वजह से ब्लड वेसल का डायमीटर कंट्रोल नहीं हो रहा और ये इंस्टेड ऑफ दैट वेसोमोटर सेंटर जो है उसकी डिसरेगुलेशन हो गई है, तो उसके रिजल्ट में भी जो आर्टरी का डायमीटर है दैट कांट बी कंट्रोल्ड, तो भी आर्टिकुलर डायलिटेशन को लीड कर रहा होता है। ओके, दूसरी क्वेश्चन ये होती है कि रिड्यूस्ड प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर या लाइक हाइपोप्रोटीनीमिया कि ब्लड के अंदर जो प्रोटीन का कंटेंट है दैट इज रिड्यूस्ड। अब उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, लाइक प्रोटीन लूजिंग डिजीज हो सकती है जिसमें जो आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे एलिमिनेशन ज़्यादा होना शुरू हो गया है, या ग्लोमेरुलोपैथीज हो सकती हैं जिसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाती है, तो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ऑनकोटिक प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। Instead of that, liver cirrhosis that will lead to ascites। liver cirrhosis के अंदर भी प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है that can be inhibited, रिड्यूस होने की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो ब्लड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथीज, कोई GIT की डिसीज हो गई है जिसमें जो आप प्रोटीन लेते हैं वो अब्जॉर्ब ही नहीं होती है, जब प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं होगी तो दैट विल लीड टू प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में कोई भी इन्फ्लेमेटरी काज हो सकती है, इंस्टेड ऑफ दैट कोई न्यूप्लास्टिक काज हो सकती है, न्यूप्लेजिया हो गया उस एरिया का, वहाँ पे ट्यूमर बन रहा है। अब वो ट्यूमर ने क्या किया, लिम्फ वेसल को सप्रेस कर दिया, लिम्फ वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। या पोस्ट सर्जिकल में ये होता है कि अनइंटेंशनली कोई लिम्फ वेसल लाइगेट कर दी गई है, टाई कर दी गई है, या पोस्ट रेडिएशन या सर्टेन रेडिएशन थेरेपी होती हैं जिसमें हो सकता है लिम्फ वेसल्स डैमेज हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन काज हो सकती है, डैमेज काज हो सकती है, ब्लॉकेज काज हो सकती है, तो ये लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन अल्टीमेटली होना शुरू हो जाएगी। अब ये सोडियम रिटेंशन जहाँ पे सोडियम रिटेन होगी उसके साथ वाटर बॉन्ड बनाएगा, तो एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक विद रीनल इनसफिशिएंसी, ये रीनल डिजीज है या रीनल फेलियर है या रीनल का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आप सोडियम इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। जब सोडियम ज़्यादा लेंगे तो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो लीड टू सोडियम रिटेंशन। इसके अलावा इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हार्मोन होता है, किसी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज हो गया है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो गई है, तो क्या करेगा, ट्यूब्यूल से सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएगा। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होएगी तो वो वाटर को कम्युलेट करवाएगी, जब वाटर कम्युलेट होएगा तो उसके रिजल्ट में भी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इधर में भी एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इधर में भी एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, या इधर में भी एक एंजियोजेनेसिस। अब जैसे ही एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्म हो रही होती हैं तो वो लीकी होती हैं, लीकी होने की वजह से फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट करवा देती हैं। जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अकमुलेट होएगा फ्लूइड तो उसको भी हम एडिमा कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट काजेज ऑफ एडिमा। पहला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज होना, ऑनकोटिक प्रेशर का रिड्यूस होना, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होना, सोडियम की रिटेंशन होना, या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होना। ये these are the different causes of edema formation. Well, okay. Pathogenesis of edema क्या हो सकती है? It is caused by mechanism that interfere with the normal fluid balance of the plasma, interstitial fluid and lymph flow. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो lymph है ये कैसे बन रहा होता है बेसिकली, कि जैसे फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आता है तो 3 to 4 लीटर जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाता है।
और वो लेम्फेट से बनता है। अगर किसी वजह से लेम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा कम्युलेट हो गया है, या प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, या इनके तीनों के दरमियान कोई इम्बैलेंस आ गया है, तो दैट विल लीड टू एडिमा फॉर्मेशन। वेल, रिपीटेडली ये बातें हमें डिस्कस करनी है मेनली। दूसरी कंडीशन ये होती है कि डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। सर्टेन काजेज आर देयर, increase capillary hydrostatic pressure, lymphatic obstruction, या tissue factors increase oncotic pressure of interstitial fluid and decrease tissue tensions, increase capillary permeability, sodium and water retention, that may be a intrinsic renal mechanism। renal के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन होना शुरू हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, रीनल रिलीज होना शुरू हो गया है, या अनइंटेंशनली एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा है। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होएगा तो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। इसके अलावा एडीएच, अगर एडीएच की रिटेंशन, एडीएच ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो जाके एक्वापोरेंस को ब्लॉक करेगा। जैसे एक्वापोरेंस ब्लॉक होंगे तो क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेल, generation of interstitial fluid is regulated by the forces of Stalling equations। इसमें यह है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द ब्लड वेसल टेंड टू कॉज वाटर टू filter out into the tissue। This leads to difference in protein concentration between the blood plasma and the tissue। As a result, the oncotic pressure of high level of protein in the plasma tend to draw water back into the blood vessels from the tissue। Or Stalling equation states that the rate of leakage of blood is determined by the difference between two forces and also by the permeability of vessel wall to water, which determines the rate of flow of given force imbalance। ठीक है, तो स्टार्लिंग इक्वेशन ये कहती है कि जो फ्लूइड होता है वो दो फोर्सेस की वजह से लीक आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगेन ब्लड वेसल का हिस्सा बन जाता है। अगर इन दो फोर्सेस के दरमियान इम्बैलेंस आएगा, कैपिलरी परमेबिलिटी के अंदर इम्बैलेंस आएगा, तो अल्टीमेटली देयर विल बी ए एडिमा फॉर्मेशन। Okay. Okay. Most water leakage occurs in the capillary or post-capillary venules, which have a semi-permeable membrane wall that allows water to pass more freely than the protein। अब जब वेस्कुलर परमेबिलिटी की बात करते हैं तो जो कैपिलरीज होती हैं दैट आर मोर परमिएबल टू वाटर इंस्टेड ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो वेन में से पास आउट नहीं हो रहा है, ये कैपिलरी में से पास आउट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली प्रोटीन लॉस नहीं होगी। और जो वाटर का कंटेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से वो पास आउट हो जाता है। If the gap between the cells of the vessel wall open up, then the permeability to water is increased first। अगर gap junctions बढ़ेंगे तो gap junctions ज़्यादा होने की वजह से ultimately permeability to water will be increased। Okay, but as the gap increases, permeability to protein also increases with a fall in reflection of coefficient। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर गैप जंक्शन इंक्रीज होंगे, जैसे ही गैप जंक्शन इंक्रीज होंगे अगर गैप जंक्शन इंक्रीज होगी, गैप जंक्शन इंक्रीज होने की वजह से प्रोटीन लॉस आउट होना शुरू हो जाती है। जैसे प्रोटीन लॉस आउट होएगी तो वो अपना प्रोटीन अपना प्रेशर जनरेट कर लेती है।
Changes in variable in Stalling equation can contribute to formation of edema either by increase in hydrostatic pressure within the blood vessel or a decrease in the oncotic pressure within the blood vessel or increase in the vessel wall permeability. अब ये उसने तीन वेरिएबल्स बताए हैं स्टार्लिंग इक्वेशन के। अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग इक्वेशन कहते हैं कि तीन फैक्टर्स होती हैं जो कि एडिमा फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का इंक्रीज होना, दूसरा ऑनकोटिक प्रेशर का डिक्रीज होना, तीसरा वेसल वॉल की परमेबिलिटी का इंक्रीज होना। अगर ये तीन फैक्टर्स के दरमियान इम्बैलेंस आ गया है तो देयर विल बी ए फॉर्मेशन ऑफ एडिमा। मैंने तुझे कोशिश किया होता है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को लेने वाला हूँ। मैं आपको उनकी पिक्चर सेंड कर दूँ अगर आपकी डेवलपमेंट की बात करती है। Okay. Other conditions, the movement of water and low molecular weight solute such as salt between the intravascular and interstitial space is controlled primarily by the opposing effect of vascular hydrostatic pressure and plasmacolloidal osmotic pressure. Normally, the outflow of fluid from the arteriolar end of the microcirculation into the interstitium is nearly balanced by inflow at the venular end. As a small residual amount of fluid may be left in the interstitium, it is drained by lymphatic vessels, ultimately returning to bloodstream via thoracic duct. ठीक है, either increase in capillary pressure, other diminished colloidal osmotic pressure, or inadequate lymphatic drainage can result in an abnormally increased interstitial fluid that is known as edema. And abnormal increase in interstitial fluid within the tissue is called edema, while fluid collection in the different body cavities are variously designated as hydrothorax. fluid cavity के अंदर अगर accumulate हुआ है हाइड्रोपेरिकार्डियम, अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर accumulate हुआ है ये हाइड्रोपेरिटोनियम. The last is more commonly called ascites. हाइड्रोपेरिटोनियम है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकोमोडेट हुआ है तो दैट इज नोन एज ascites. Anasarca is a severe and generalized edema with widespread subcutaneous tissue swelling. ठीक है, ये कंडीशंस हैं। इस स्लाइड्स को देखें कि एडिमा कैसे होता है, ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, देन हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, इंट्रिंसिक रीनल हो सकता है, ये एडीएच मैकेनिज्म है, जैसे सोडियम और वाटर को रिटेन करवाती हैं।
ओके, देखिए स्लाइड, अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है। पहले हम लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा रीनल हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, इंट्रिंसिक रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, ये एडीएच मैकेनिज्म हो सकता है। बेटा जैसे ही हाइपोवोलेमिया होएगा तो आपको पता है किडनी है उसको 20 से 25% कार्डियक आउटपुट रिक्वायर्ड होती है। जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होएगी तो बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं कैरोटिड साइनस वाका फ्लोटा के अंदर, दैट विल स्टिमुलेट वेसोमोटर सेंटर। वेसोमोटर सेंटर क्या करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इंक्रीज करवा देता है। रीनल इस्कीमिया होता है, जीएफआर कम होती है, जीएफआर की एक्सक्रीशन कम होना शुरू हो जाती है और रास सिस्टम की एक्टिवेशन हो जाती है, जैसे सोडियम और वाटर रिटेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बेटा ये है कि जैसे ही इस्कीमिया होएगा, हाइपोवोलेमिया होएगा तो एडीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है। एडीएच उसके रेपिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये भी अगेन सोडियम से, ये भी वाटर की रिटेंशन काज करवाता है। ओके, ये समझ आइए। दूसरी कंडीशन पे अगर जाए तो रीनल इस्कीमिया जैसी होएगा, सोडियम रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कम होएगी, जैसे सोडियम का कंटेंट कम होएगा, सोडियम का कंटेंट कम होने की वजह से एंजियोटेंसिन रिलीज हो जाएगा, रीनल रिलीज होएगा, रीनल एंजियोटेंसिन के साथ मिलेगा और एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, 1 will be converted into angiotensin 2 और जो angiotensin 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स से सोडियम और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली एट द एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एडिमा फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। अब ये अदर कंडीशन भी हो सकती हैं, हाइपोवोलेमिया या कार्डियक आउटपुट का कम होना। लाइक जहाँ पर हमने हाइपोवोलेमिया की बात की है वहाँ पे अगर हम कार्डियक आउटपुट कम कर दें तो अगेन किडनी की तरफ जैसे ब्लड सप्लाई कम होएगी, ब्लड सप्लाई कम होने के रिजल्ट में ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। हाँ ओके बेटा, मैंने ये बताया कि हाइपोवोलेमिया हो या कार्डियक आउटपुट कम हो, जब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम होएगी तो देयर विल बी इस्कीमिया। अब किडनी को कितना कार्डियक आउटपुट चाहिए होता है, 20 से 25%। जैसे ही कम होएगा, ब्लड प्रेशर कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है तो किडनी क्या करेगा, पहली कंडीशन क्रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, दूसरी कंडीशन वेसोमोटर सेंटर्स सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देंगे जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करवा देते हैं, तीसरी कंडीशन बेटा एडीएच का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा ताकि वाटर यूरिन में एलिमिनेट हो रहा था उसको एलिमिनेट नहीं होने देगा। तो इसके रिजल्ट में सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, दूसरी कंडीशन एडिमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिमा के एडिमा होता है कैसे, पहला हमने कहा था कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, raised in hydrostatic pressure at the venular end of the capillaries to level more than plasma oncotic pressure। अब वेन्यूलर एंड के ऊपर जो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर होता है दैट इज 25 मिलीमीटर ऑफ mercury। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन्यूलर एंड के ऊपर मोर देन 25 मिलीमीटर ऑफ mercury है तो अल्टीमेटली मिनिमल नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एट द वेन्यूलर एंड के ऊपर। अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मोर देन 25 मिलीमीटर ऑफ mercury है तो फ्लूइड वापस ब्लड वेसल का हिस्सा नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली एडिमा को लीड करेगा। दूसरी कंडीशन जिसमें हमने कहा था कि रिड्यूस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, अगर लीवर सेल बीमा सिंथेसिस नहीं हो रही
या माल न्यूट्रिशन हो गई है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है। उसके रिजल्ट में भी फॉल इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होएगा तो नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड आ रहा था वो अगेन वापस ब्लड वेसल का हिस्सा नहीं बनेगा, फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर रह जाएगा। उस कंडीशन को भी हम एडिमा कह रहे होती है। तीसरी कंडीशन लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में इम्पेयर्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज, जिसको हम लोकलाइज्ड एडिमा भी कहते हैं, लाइक रेडियल मिस्टेक्टमी फॉर सी ए ब्रेस्ट, किसी पेशेंट्स को सी ए ब्रेस्ट हुआ है उसकी मिस्टेक्टमी कर दी गई है तो पी शेड ब्रेस्ट अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी। दूसरा प्रेशर ऑन द लेफ्ट डक्ट्स, अगर लेफ्ट डक्ट्स के ऊपर कोई प्रेशर है लाइक ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है या कोई कंप्रेशन आ गया या कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है तो वो भी लिम्फेटिक डक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो अल्टीमेटली देयर विल बी ए लोकलाइज्ड एडिमा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक्स या लिम्फ वेसल्स की अबनॉर्मली इन्फ्लेमेशन हो गई है या ओक्लूजन ऑफ लिम्फेटिक्स बाय मैलिग्नेंट सेल, ट्यूमर, कैंसर सेल, इसी वजह से अबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो गई है। अबनॉर्मल ग्रोथ ने क्या किया कि उसको लिम्फ वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ये अदर कंडीशन इज मिलरॉयज डिजीज। ये मिलरॉयज डिजीज क्या होती है? बेटा इसमें भी होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसने फ्लूइड और इम्यून सेल को ट्रांसपोर्ट करना होता है थ्रू ऑल द बॉडी, लाइक टी लिम्फोसाइट्स को, समटाइम्स ऐसे होता है कि लिम्फ वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लूइड अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि हम ओके, इसके अलावा ये सोडियम और वाटर की रिटेंशन है जो हमने पीछे डायग्राम्स में देखा। हाइपोवोलेमिया होएगा, रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन होएगी, जीएफआर कम होएगी, रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर होएगी, एडिमा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हाइपोवोलेमिया होएगा, रीनल डिजीज होएगा, एल्डोस्टेरोन डिजीज होएगा, एल्डोस्टेरोन रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम और वाटर काज करेगा। दूसरा एडीएच का लेवल है, अगर एडीएच ज़्यादा इंक्रीज होएगा, ज़्यादा सक्रीट होएगा तो ये अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर काज करेगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जैसे होएगी तो रीनल रिटेंशन ऑफ वाटर होएगी और अगेन लीड करेगा एडिमा को। ठीक है, पांचवी इन्फ्लेमेशन है, कैप्री एंडोथेलियम इंजरी बाय टॉक्सिन्स हो सकता है, हिस्टामिन हो सकता है, नोक्सिया या ट्रॉवल्स की वजह से हो सकता है। अभी इन्होंने क्या करना होता है, एंडोथेलियल गैप को वाइडन कर देना होता है। जैसे एंडोथेलियल गैप वाइडन होएंगे, इंक्रीज कैप्री वेस्कुलर परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक आउट होती हैं, लीक आउट होने के बाद इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अपना प्रेशर जनरेट करती हैं। जैसे ही अपना प्रेशर जनरेट करेंगी तो दैट विल आल्सो लीड टू एडिमा। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिमा हो सकती हैं, लाइक रीनल एडिमा होता है, जनरलाइज्ड एडिमा अकर्स इन सर्टेन डिजीजेस ऑफ रीनल रीजन। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक कोई क्वेरी हो तो लेट मी आस्क, अदरवाइज अच्छा क्वेश्चन ये था कि अगर आसाइटीज है तो उसको हम एडिमा क्यों नहीं कहते? बेटा वो एडिमा ही होता है, बेसिकली ये ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। अगर अब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकोमोडेट हुआ है तो उसको हम असाइटीज का नाम देते हैं क्योंकि ऑर्गन स्पेसिफिक है। इसी तरह अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड अकोमोडेट हुआ है तो उसको प्लूरल एथियन का नाम देते हैं। वो भी बेसिकली होता है एडिमा है, अबनॉर्मल फ्लूइड अकोमोडेट हो रहा होता है, लेकिन ऑर्गन स्पेसिफिक होने की वजह से उसको डिफरेंट नेम दिया जाता है। जिस तरह पेरिकार्डियल एफियन है, अगर पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड अकोमोडेट हो गया या पेरिकार्डाइटिस की वजह से फ्लूइड अकोमोडेट हो गया है, ये कार्डियो
को नीड है, तो ये आर्गन स्पेसिफिक होने की वजह से ना उनको नाम दिया जा रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। क्लेरियसिस और एलिफेंटियासिस ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने डिस्कस किए थे। क्लेरियसिस क्या होता है? क्लेरियसिस में ये होता है कि विचरेरिया पेनक्राफ्टी इज वन ऑफ द पैरासाइट्स दैट लिव्स इन आवर ग्रोन एरिया। उस टाइम भी ये लैंप को डिस्ट्रॉय तो कर रहा होता है, लेकिन जब ये डेड हो जाता है तो दैट विल रिलीज एंडोटॉक्सिन्स। अब एंडोटॉक्सिन जैसे रिलीज होते हैं तो ये लेम्फेंजाइटिस काज करती हैं, लेम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन काज करवा देते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन काज होएगी तो जो लेम्फ ने ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो उसका जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है या फुट है या पूरा पाँव है दैट लुक लाइक एलिफेंट्स लेग्स है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और एडीमा को भी इन डिटेल और डिस्कस करते हैं कि रीनल एडीमा क्या होता है, कार्डियक एडीमा क्या होता है, सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से एडीमा कैसे होता है। ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिएगा मुझे इस क्लास की भी और नेक्स्ट क्लास में भी जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनकी भी।